कक्षा 11वीं गणित NCERT अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली है, जिसका प्रश्न क्रमांक है 6वां कि मान लीजिए कि f बराबर एक फलन दिया है कि x कामा एक्स वर्ग बटे एक धन एक्स वर्ग, जहाँ x बिलोंग्स टू r, यानी इसका जो प्रांत है पूरा रियल नंबर है, क्योंकि यह x है और यह y है। तो x बिलोंग्स टू r, जहाँ r से r में एक फलन है, f का परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर यानी इसकी रेंज पूछी गई है। तो चूंकि यह x है और यह y है, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर fx बराबर क्या आ जाएगा, x वर्ग बटे एक धन x वर्ग। तो y बराबर fx बटे x वर्ग बटे एक धन x वर्ग। तो यहाँ अंश x वर्ग है और हर क्या है, एक धन x वर्ग। इसका मतलब है हर में एक तो ज़्यादा है, तो जब इसमें अगर हम इस अंश में जब हर का भाग देंगे हम, तो एक से तो निश्चित है छोटी संख्या आएगी, एक से छोटी संख्या आएगी। कोई भी संख्या जैसे अपन रखें कि अगर x का मान हमने 0 रखा, 0x का मान अगर हम 0 रख रहे, यह हो गया x और यह हो जाएगा fx। अगर हम 0 रख के देखें तो यहाँ 0, यहाँ एक धन 0, 0 का वर्ग 0, तो 1 का भाग 0 में देंगे क्या आ जाएगा, 0। अगर हम x का मान 1 रखें तो 1 का वर्ग 1, यहाँ 1 का वर्ग 1 और 1 2, तो यहाँ 2, यहाँ 1 में जब 2 का भाग देंगे तो 0.5। अगर हम ऋण का 1 भी रखें, ऋण का 1 तो ऋण 1 का वर्ग 1, यहाँ 1 का वर्ग 1, 1 और 1 2, तब भी क्या आ जाएगा, 0.5 ही आएगा। अगर हम 2 रखें तो 2 का वर्ग 4, यहाँ 4 और 1 5, 5 का भाग 4 में दें तो 0.8। इसका मतलब है कोई भी मान रखा चले, ऋण का रखें तब भी 0.8 ही आएगा। 3 रखें तो 3 का वर्ग 9, यहाँ 9 और 1 10, यानी 0.9। तो कोई भी और बहुत सारे मान पूरा रियल नंबर रख लें, तब जो मान हमको प्राप्त हो रहे हैं यह क्या है, यह है प्रांत, यानी जो मान हम रख सकते हैं, और यह है जो हमको प्राप्त हो रहा है, यह है परिसर, यह है परिसर। तो जो रेंज प्राप्त हो रही है वो तो 0 से लेकर 1 नहीं, 1 तो कभी प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब 1 से छोटे मान आ रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक। तो इसकी परिसर यानी इसका रेंज होगी जो, वो 0 से 1 के बीच। 0 तो आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, इसका मतलब है। और इससे भी ज्ञात कर सकते हैं कि x वर्ग, चूंकि एक धन x वर्ग बड़ा है कैसे, x वर्ग से, तब fx का मान जो होगा जो 1 से कम होगा। तो इसलिए परिसर कहलाता है जो मान हमको प्राप्त हो रहा है, यानी y, जो मान प्राप्त हो रहा है जब हम x के मान रखेंगे वह क्या, इसका डोमेन यानी प्रांत, और जो हमको मान प्राप्त होगा वह होगा इसका परिसर यानी रेंज। तो परिसर रेंज क्या है इसकी, 0 से लेकर 1। एक तो प्राप्त कभी होगा नहीं, इसलिए इस साइड रहेगा खुला अंतराल, इस साइड बंद और इस साइड खुला। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका 7वां क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि f कामा g जबकि r से r क्रमशः fx बराबर x धन 1 और gx बराबर 2x ऋण 3 द्वारा परिभाषित है। f धन g और f ऋण g और f बटे g ज्ञात कीजिए। तो पहला f धन g ज्ञात करें, तो इसे लिखते हैं, पहला हल करें। f धन g x बराबर हो जाएगा fx धन gx। तो fx धन gx, fx का मान कितना है, x धन 1 धन gx का मान है 2x ऋण 3। इसे हल करें, 2x और 1x हो जाएंगे 3x, धन का 1 ऋण के 3 तो ऋण के बचेंगे 2। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है वो है f माइनस जी। तो इसे लिखते हैं f माइनस जी इंटू एक्स बराबर, यह बन जाता है fx माइनस gx। यहाँ fx का मान कितना है, fx का मान है x धन 1 माइनस gx का मान है 2x ऋण 3। कोष्टक तोड़ दें तो x धन 1 ऋण के 2x हो जाएंगे, यहाँ ऋण का धन के 3, तो ऋण के 2x धन का 1x, तो ऋण का x धन के 3 और 1 4। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है जो
वो है एफ बटे जी, एफ बटे जी, एफ बटे जी एक्स, तो यह बन जाता है एफ एक्स बटे जी एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है एक्स धन 1 और जी एक्स का मान है 2x ऋण 3। यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है कि मान लीजिए कि f बराबर 1, 1, 2, 3, 0, ऋण 1, ऋण 3 z से z में एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर ए एक्स धन बी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां a, b कोई पूर्णांक है तो a, b को निर्धारित कीजिए। तो अपन को फलन एफ एक्स बराबर दिया है ए एक्स धन बी, तो फलन एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर बाई और एफ एक्स एक ही है, बराबर ए एक्स धन बी। यह समीकरण 1। अब इन बिंदु, कोई भी बिंदु इस फलन में हम रख दें, 1, 1, 2, 3 या 0, ऋण 1, ऋण 1, ऋण 3, इनमें से कोई भी युग्म 1 लें और यहाँ पर रखें, तो बिंदु 1, 1 के लिए तो यहाँ x का मान 1 और y का मान 1 है, तो y की जगह 1 बराबर x की जगह भी 1 रखना है, तो a इंटू 1 धन b, तो यह बन जाएगा a धन b बराबर 1, तो a धन b बराबर 1। यह बना लिया समीकरण नंबर 2। अब पुनः बिंदु, अब एक बिंदु और रखें, कोई भी बिंदु रख सकते हैं इसमें से 2, 3 या 0, ऋण 1 या ऋण 1, ऋण 3, तो 2, 3 रखें, बिंदु 2, 3 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है y बराबर ए एक्स धन बी, तो यहाँ x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो y की जगह रखें हम 3 बराबर a इंटू एक्स की जगह 2 धन b, तो यह बन जाएगा कितना कि 3 बराबर 2a धन b, या अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2a धन b बराबर 3। यह बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब अपन को a और b के मान निकाल लें, तो विलोपन विधि से हल कर दें। यह समीकरण 2 है, यह समीकरण 3, तो इसमें से इसको घटा दें, यानी समीकरण 3 ऋण 2 से 3 में से 2 घटाएंगे तो 2a में से 1 घटेगा, तो a, b और b कट जाएगा, बराबर 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेंगे 2। a का मान जो 2 आया है वो समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में नहीं 2 में रखें, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो a की जगह 2 रख दें, तो 2 धन b बराबर 1, b बराबर, इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 1। अतः a और b क्या आ गए, अतः a बराबर 2 और b बराबर ऋण 1। यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका प्रश्न क्रमांक 9 है कि रिलेशन दिया है कि a, b, जबकि a, b बिलोंग्स टू n तथा a बराबर है b वर्ग के द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? इसके जो कथन दिए हैं, पहला कथन है a, a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है अगर a बिलोंग कर रहा है n में, तब a, a बिलोंग करना चाहिए r में, यानी रिलेशन में। तो जैसे अगर हम रिलेशन लिखें, तो जैसे अगर हम b का मान 1 लें, तो a का मान क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 ही, तो 1, 1 बनेगा, क्योंकि हमने b का मान 1 रखा, b का मान 1 तो 1 का वर्ग 1, यानी a का मान 1 आएगा। अगर हम b का मान लें 2, b का मान 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो a का मान आ जाएगा 4। अगर हम 3 लें b का मान, तो a का मान क्या आएगा, 9। अगर हम 4 लें तो आएगा 16 a का मान, यहाँ 25, 5, इस प्रकार यह बन जाएगा एक संबंध। तो उनने पूछा है पहला कि a, a बिलोंग्स टू r, तो सभी यानी जितने भी अवयव हैं a बिलोंग्स टू n, यानी 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 2, 3 है तो 3, 3, प्रत्येक के लिए यह कथन क्या सत्य है। तो देखो, एक अगर हम 1 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं तो 1, 1, तो ये तो सत्य है 1, 1 की लॉजिक। क्या 2, 2 के लिए भी सत्य है, क्योंकि यहाँ सभी यानी ऑल a बिलोंग्स टू n, यानी जितने भी अवयव n में हैं प्रत्येक की लॉजिक यह सत्य होना चाहिए।
तो यह 2,2 के लिए क्या सत्य है? अगर हम 2 रख रहे हैं तो क्या 2,2 बनेगा यहाँ रिलेशन में? तो 2,2 तो कभी बनेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि a बराबर है b वर्ग की। तो 2 लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 3 लेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 कोई भी रिलेशनशिप बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? कथन असत्य। इसका यहाँ सभी यानी एक नहीं, 1,1 के लिए तो सत्य है, लेकिन प्रत्येक के लिए यह सत्य होना चाहिए। तो चूंकि अपन लिख दे रहे हैं कि चूंकि 2,2, 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसी बहुत सारी अब 2,2, 3,3, 4,4 जब ये बिलोंग नहीं कर रहे आर से, इसलिए a, बिलोंग्स टू आर, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए कथन क्या है? इसलिए कथन असत्य है। कथन असत्य है। इसका दूसरा क्वेश्चन है ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग करेगा अगर आर में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखो यहाँ चूंकि रिलेशन है 1,1, तो 1,1 का उल्टा तो 1,1 होता है, लेकिन 4,2 का क्या 2,4 है इसमें? 2,4 तो कभी आएगा नहीं, इसका मतलब यह कथन भी असत्य हो जाएगा। इस यहाँ पूछा गया कि अगर ए भी बिलोंग करेगा आर में, तब बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो देखें यहाँ आर में क्या 4,2 है तो 2,4 है, क्या 9,3 है इसमें, तो 3,9 आएगा, यहाँ कभी नहीं आएगा। तो इसलिए इसका मतलब है यह कथन भी असत्य है। चूंकि 2,4 बिलोंग कर रहा है काय में? आर में, लेकिन तो 2,4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 4,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। इसलिए कथन असत्य है। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है यही कर दे रहे हम। इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, कि यदि ए बी बिलोंग करे आर में, बी कामा सी भी बिलोंग करे आर, तब ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ देखें अपन की 16,4 बिलोंग कर रहा है काय में? आर में। 16,4 बिलोंग कर रहा है आर में, और 4,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। 4,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन तो देखो यहाँ जैसे ए कामा बी, तो बी यहाँ, तो बी कामा सी, यानी ए कामा बी और बी कामा सी बिलोंग कर रहे हैं आर में। 16,4 बिलोंग कर रहा है आर में, और 4,2 यह और यह बराबर मिले अगर, तब ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। 16,4 बिलोंग्स टू आर, 4,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 16,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 16,2 इसमें रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तब इसलिए कथन असत्य है। इसलिए कथन असत्य है। कथन असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है कि मान लीजिए कि a बराबर 2 समुच्चय दिए हैं 1, 2, 3, 4, और समुच्चय b में 1, 5, 9, 11, 15 और 16, और फलन f दिया है 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11। क्या निम्नलिखित फलन कथन सत्य है? पहला दिया f a से b में एक संबंध है, तो चूंकि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से कनेक्ट है, इसका एक भी अवयव छूट नहीं रहा है, तब यह क्या हो जाएगा? यह एक संबंध है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का एक कोई ना कोई प्रतिबिंब है, इसलिए यह तो एक संबंध है। फिर दूसरे में पूछा है क्या f a से b में एक फलन है? फलन कब होता है? क्योंकि कभी भी जो प्री इमेज होती है, यानी यह पूर्व प्रतिबिंब, यह रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी जो प्रांत होता है उसका अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ कि 2,9 और 2,11, तो यह 2 तो रिपीट हो रहा है यहाँ, तब हम कहेंगे यह एक फलन नहीं है, क्योंकि जो अवयव 2 है इसके 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, 9 भी और 11 भी। 2 का प्रतिबिंब 9 है और 2 का प्रतिबिंब 11 है, तब यह एक फलन नहीं है। क्योंकि फलन कब होता है? जब प्रत्येक अवयव का केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब मिले और अलग। यहाँ तो 2 का प्रतिबिंब 9 भी है और 2 का प्रतिबिंब 11 है, इसका मतलब यह फलन नहीं है, लेकिन यह एक संबंध है।
तो पहला हो जाएगा कि एफ ए से बी में एक संबंध है, यह कथन सत्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा एफ ए से बी में एक फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत के अवयव 2 का सहप्रांत बी में 2 प्रतिबिंब 9 और 11 है, इसलिए यह फलन नहीं है, कथन हो जाएगा असत्य। प्रश्न क्रमांक 11 है कि मान लीजिए कि एफ जबकि एफ बराबर ए कामा बी ए धन बी जबकि ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित जेड से जेड का एक उपसमुच्चय है, क्या एफ जेड से जेड एक फलन है? तो यह फलन है या नहीं यह बताना है कि तो हम एक पूर्णांक माने, क्योंकि जेड से जेड दिया है तो ए बराबर 0 तो बी बराबर 1 तथा ए बराबर अगर हमने 0 और बी बराबर 2 माना तो देखो यहाँ एफ क्या बन जाएगा। अगर ए का मान हम 0 रखें तो 0 गुणित 1 यानी 0, और यहाँ रख देंगे हम ए का मान 0 बी का मान 1 तो 0 का मान 1 बन जाएगा। अब हम ए का मान 0 बी का मान 2 रखें तो ए का मान 0 बी का मान 2 तो यह तो 0 बनेगा, ए का मान 0 बी का मान 2 तो यह बन जाएगा 0 का मान 2। तो जब हम 0 रख रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, 0 रख रहे हैं तब 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं हमको, 0 के 2 प्रतिबिंब 1 और 2, तब यह फलन नहीं है, क्योंकि कभी भी प्रांत का जो अवयव होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी प्री इमेज होती है जो वह रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यह फलन नहीं है क्योंकि प्रांत के अवयव 0 का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है कि मान लीजिए कि ए बराबर 9 10 11 12 13 तथा एफ जबकि ए से जेड ए से एन एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। तो चूंकि फलन एफ दिया है अपन को, एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक, तो 9 ए के अवयव 9 10 11 12 13 इनके गुणनखंड तोड़े, 9 की 3 गुणित 3 गुणित 1 10 की 2 गुणित 5 गुणित 1 11 की 11 गुणित 1 12 की 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1 13 की 13 गुणित 1। तो एन का महत्तम अभाज्य गुणक लिखना है तो एफ बनेगा, अगर हम 9 ले रहे हैं तो 9 का अभाज्य जो महत्तम अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन सा है? 3, अभाज्य भी हो और महत्तम, तो 9 का 3 बन जाएगा। 10 के गुणनखंड तोड़े 2 गुणित 5 तो 10 का इसका महत्तम अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य है 5 है और महत्तम यानी सबसे बड़ा भी हो तो 10 का 5 हो गए। 11 के गुणनखंड 11 गुणित 1 होंगे तो 11 के 11 ही होंगे, महत्तम और अभाज्य भी हो तो 11 का 11 हो जाएगा। 12 के 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 1 तो इसका महत्तम हो जाएगा 3 सबसे बड़ा गुणनखंड, और ये 12 का 3 13 की 13 का 13 हो जाएंगे। तो इसकी जो हमसे पूछी है कि इसकी रेंज क्या है, तो रेंज ये होगी 3 5 11 3 और 13, यह इसका परिसर हो जाएगा। यह प्रश्नावली होगी अपनी समाप्त।